जीके जीएस जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे और यहाँ से शुरू करेंगे आर्टिकल को। तो और देखते हैं टोटल आर्टिकल कितने। टोटल 395 आर्टिकल है और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं और आर्टिकल 1 है जो संघ और क्या दर्शाती है, तो संघ और उसका राज्य और क्षेत्र के बारे में बतलाती है। आर्टिकल 1 है जो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के दर्शाती है। आर्टिकल 2 है जो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना को दर्शाती है। आर्टिकल 2 है जो नए राज्य की स्थापना या प्रवेश को दर्शाती है। आर्टिकल 3 है जो नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 3 के तहत क्या करती है, तो नए राज्य का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं के में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 5 में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया कि प्रारंभ में दिया गया नागरिकता के वर्णन किया गया आर्टिकल 5 में। और नेक्स्ट है आर्टिकल 14 नंबर है जो 14 विधि के समझ समानता का अधिकार रखती है। आर्टिकल 14 है जो विधि के समझ समानता का अधिकार रखती है आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 15 है जो धर्म मूल वंश जाति लिंग स्थान जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं कर सकती है। आर्टिकल 15 में धर्म मूल जाति लिंग या जन्म के स्थान पर कोई विभेद नहीं कर सकती है। और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता दिया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता दिया गया आर्टिकल 16 में। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत के बारे में वर्णन किया गया। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में। और आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण देती है यानी बोलने का अधिकार देती है आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 20 है जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देती है आर्टिकल 20। और आर्टिकल 21 है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देती है आर्टिकल 21 है जो प्राण और दैहिक का स्वतंत्रता का संरक्षण देती है आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 के क्रम में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 21 के क्रम में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के क्रम में दिया गया। और आर्टिकल 22 में कहा गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण दिया जाएगा आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया जाएगा आर्टिकल 22 में दिया जाएगा। और आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार या बलात्कार का प्रतिषेध के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का प्रतिषेध के बारे में दिया गया आर्टिकल 23 में दिया गया। और आर्टिकल 24 में कहा गया कि कारखानों आदि बालकों को नियोजन का प्रतिषेध दिया जाएगा। कारखानों में बालकों क्या दिया जाएगा, तो नियोजन के लिए प्रतिषेध यानी निबंध दिया गया है जो बालकों को कारखानों में रोका जा सकता है जाने से। और आर्टिकल 24 है जो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देती है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने के या आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देती है आर्टिकल 25 में। और आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों को वर्गों का हितों का संरक्षण दिया गया आर्टिकल 29 में दिया गया। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 39 में राज्य के अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं जो राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व होते हैं आर्टिकल 39 में होते हैं। और आर्टिकल 39 के काम में कहा गया कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया आर्टिकल के 39 के काम में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया है आर्टिकल के 39 के काम में। और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्णन किया गया। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं का काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार दिए गए आर्टिकल 41 में। और आर्टिकल 43 के ख में कहा गया कि सहकारी समितियों का संवर्धन के बारे में वर्णन करती है आर्टिकल 43 है जो सहकारी समितियों के संवर्धन के बारे में वर्णन करती है आर्टिकल के 43 के ख में। और आर्टिकल 44 है जो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करती है आर्टिकल 44 है जो नागरिकों के एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करती है। और आर्टिकल 45 जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल अवस्था
का देखभाल और शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में और आर्टिकल 40 का में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन का एवं वन्य जीवों की रक्षा करती है आर्टिकल 48 के का में। आर्टिकल 50 जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया आर्टिकल 50 में और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करती है आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करती है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 के का में मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया और आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 55। आर्टिकल 57 है जो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन किया गया आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के वर्णन आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति पद की योग्यता और आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में वर्णन और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान यानी शपथ के राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन दिया गया है आर्टिकल 60 में और आर्टिकल 61 में महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है आर्टिकल 61 में और आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 66 में और आर्टिकल 17 में आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति जो आकस्मिक के कारण राष्ट्रपति का कार्य करेगा आर्टिकल 70 में वर्णन किया गया आर्टिकल 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति का दिया गया आर्टिकल 72 में जो राष्ट्रपति क्षमा करते हैं वो आर्टिकल 72 में और संघ आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार करेगी राष्ट्रपति है जो संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार करेगी जो आर्टिकल 73 में कहा गया और आर्टिकल 74 में जो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी आर्टिकल 75 के क्रम में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाएगा आर्टिकल 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर नियुक्ति करती है आर्टिकल 75 के फर्स्ट में कहा गया और आर्टिकल 76 है जो भारत के महान्यायवादी का वर्णन करती है अटॉर्नी जनरल और आर्टिकल 79 है जो संसद की गठन का प्रावधान करती है और आर्टिकल 80 है जो राज्यसभा के संरचना का बारे में वर्णन करती है राज्यसभा के संरचना के बारे में आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 है जो लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन करती है आर्टिकल 83 का फर्स्ट है जो राज्यसभा के अस्थायी सदन है आर्टिकल 83 के फर्स्ट में कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और आर्टिकल 84 में कहा गया कि सदस्य की सदस्यता के लिए अर्हता के बारे में दिया गया जो संसद के सदस्य के लिए उसका नियम और कानून का वर्णन किया गया आर्टिकल 84 में और आर्टिकल 85 में कहा गया कि संसद के सत्र और सत्रावसान या विघटन जो संसद का सत्र होती है उसके समय पे विघटन या सत्रावसान कर सकती है आर्टिकल 85 के तहत और आर्टिकल 100 के फर्स्ट में कहा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया जा सकता है जब निर्णायक मत के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत का चुनाव किया जा सकता है यह आर्टिकल 100 के फर्स्ट में कहा गया और आर्टिकल 108 यानी 108 में कहा गया कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं और इसका आर्टिकल 108 में कहा गया और आर्टिकल 109 है जो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया देती है आर्टिकल 109 है जो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया देती है आर्टिकल 109 में और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया आर्टिकल 109 में और 109 में धन विधेयक की संबंध से विशेष प्रक्रिया दिया गया और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का बारे में वर्णन किया गया जो बजट के बारे में जो आर्टिकल 112 में किया गया और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में
विशेष उपबंध का वर्णन किया गया जो वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का वर्णन करती है जो आर्टिकल 117 में दिया गया। और नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 122 है जो 122 जो न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 122 में कहा गया है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकती है, आर्टिकल 122 में कहा गया है। और आर्टिकल 123 में कहा गया है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति अनिवार्य रूप से सौंपी जाती है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करती तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अपने पास रखती है आर्टिकल 123 के तहत। और आर्टिकल 124 है जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन का वर्णन करती है। आर्टिकल 124 है जो हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन का वर्णन करती है आर्टिकल 124। और आर्टिकल 129 है जो सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय कहा गया है। आर्टिकल 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। और आर्टिकल 137 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू जुडिशरी है और जो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 137 में कहा गया। और 143 यानी 143 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति, आर्टिकल 143 में कहा गया। और आर्टिकल 153 यानी 153 में राज्यपाल की वर्णन है। और आर्टिकल 154 में कार्यपालिका का प्रदान होते हैं। 153 में राज्यपाल का वर्णन दिया गया और 154 में राज्य का कार्यपालिका प्रदान होती है, आर्टिकल 154 में कहा गया है। और आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया आर्टिकल 148 में। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया आर्टिकल 155 में, और इसकी सैलरी 3.5 लाख होती है। और 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका का प्रदान होती है, राज्यपाल होती है जो कार्यपालिका का प्रदान होती है, आर्टिकल 154 में कहा गया है। और आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्य के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 156 में। और आर्टिकल 157 में योग्यता का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 158 में राज्यपाल की शर्तें के बारे में कहा गया। और आर्टिकल 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 159 में। और आर्टिकल 161 में राज्यपाल का क्षमा आदि और कुछ मामले में दंडादेश या निलंबन या परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति दिए गए, जो राज्यपाल है जो क्षमादान कर सकती है आर्टिकल 161 के तहत। और आर्टिकल 162 है जो राज्य का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकती है, राज्यपाल है जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकती है आर्टिकल 162 के तहत। और आर्टिकल 164 के फर्स्ट में कहा गया है कि राज्यपाल का द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति या मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकती है। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति या मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं, 164 के फर्स्ट में कहा गया। और 168 में विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया। और विधानमंडल के बारे में 168 में कहा गया। और 170 में विधानसभा के, और 171 में विधानसभा के, और विधानसभा की संरचना के बारे में 170 में कहा गया। और 171 में विधानसभा के संरचना के बारे में कहा गया। और 169 में राज्य के विधान परिषद के सृजन के बारे में दिया गया, विधान परिषद के सृजन के बारे में आर्टिकल 169 में कहा गया। और आर्टिकल 174 है जो राज्यपाल द्वारा राज्य का विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने या सत्र भाषण करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया। राज्यपाल को विधानसभा को विघटित कर सकती है, सत्र आवासन कर सकती है, सत्र को विघटन कर सकती है, आर्टिकल 174 में आर्टिकल में कहा गया है। और आर्टिकल 200 है जो राज्यपाल के विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति पर रोक लगाने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है, आर्टिकल 200 में कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा किसी भी विधेयक को अनुमति दे सकते हैं या अनुमति को रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेते हैं, या आर्टिकल 200 में यह बात कही गई। और आर्टिकल 201 है जो यानी आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक दिए गए, आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित विधेयक आर्टिकल 201 में वर्णन किया गया।
और आर्टिकल 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में कहा गया। आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में कहा गया। और आर्टिकल 214 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 214 का वर्णन में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। आर्टिकल 214 में किया गया है। और आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होंगे। आर्टिकल 215 में कहा गया कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। और आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में वर्णन किया गया। आर्टिकल 216 में और आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद के शर्तें दिया गया है। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद और उसके शर्तें के बारे में बताए गए आर्टिकल 217 में। और आर्टिकल 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में वर्णन किया गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का शपथ के बारे में दिया गया आर्टिकल 219 में। और आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय के कुछ रिटें निकालने की शक्ति दिया गया आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 226 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय कुछ रिटें निकालने की शक्ति दिया गया है जो हाईकोर्ट के रिट निकालती है और टोटल 5 रिट निकालती है और जो आर्टिकल 226 में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 231 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। जो आर्टिकल 231 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट का निर्माण किया जा सकता है। आर्टिकल 231 यानी 231 में कहा गया है। और आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किए गए। और आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और आर्टिकल 239 के क्रम में कहा गया कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध का दर्जा दिया गया है जो आर्टिकल 239 यानी 239 के काम में कहा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 241 है जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का निर्माण के लिए आर्टिकल 241 में कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक अलग उच्च न्यायालय होगी जो आर्टिकल 241 में कहा गया। और आर्टिकल 243 यानी 243 के क्रम में ग्राम सभा के बारे में वर्णन किया गया। और आर्टिकल 243 के ख में कहा गया पंचायतों का गठन के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 243 के ख। और आर्टिकल 43 के थर्ड में कहा गया है कि पंचायतों की संरचना यानी 43 के सी में पंचायत की संरचना के बारे में वर्णन किया गया। और 40 पंचायतों की स्थानों का आरक्षण के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 243 के डी में। और इसमें एससी और एसटी का आरक्षण दिया गया इसी के तहत दिया गया। और आर्टिकल 243 में पंचायतों के वित्तीय मामलों और सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया आर्टिकल 243 के झ में कहा गया। और नेक्स्ट है आर्टिकल 243 के टर्म में कहा गया कि पंचायतों का निर्वाचन का वर्णन करेगी आर्टिकल 43 के टर्म में। और आर्टिकल 243 में नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। और आर्टिकल 243 के यह क्रम में नगर पालिकों का निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया। नगर पालिका का निर्वाचन यह के क्रम है। और यह के घ में 243 में जिला योजना के लिए समिति का निर्माण किया जाएगा आर्टिकल 243 के यह के घ में कहा गया। और आर्टिकल 243 के यह के झ में कहा गया कि सहकारी समितियों का निगमन किया जा सकता है जो आर्टिकल 243 में कहा गया। और आर्टिकल 249 है जो राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति दिया गया है। आर्टिकल 249 में कहा है कि राज्य सूची के विषय में संसद ने अपने राज्य के हित के लिए संसद के द्वारा विधि बना सकती है। और आर्टिकल 253 में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभावित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय करारों यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में वर्णन किया गया जो आर्टिकल 253 में कहा गया। और आर्टिकल 262 यानी 262 में कहा है कि अंतर्राज्यीय नदियों या
नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किया जा सकता है। आर्टिकल 262 में कहा गया कि अंतर्राज्यीय नदियों या जल संबंधी के विवादों को निर्णय दिया जा सकता है। आर्टिकल 262 में कहा गया। आर्टिकल 263 में कहा गया कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध के बारे में दर्शाया गया। आर्टिकल 263 में कहा गया कि भारत के अंतर्राज्यीय परिषद में के संबंध का उपबंध रखती है। आर्टिकल 263 और आर्टिकल 266 में कहा गया कि भारत के राज्यों की संचित निधियां या और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 266 में कहा गया कि भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 266 में और आर्टिकल 267 में कहा गया कि भारत एक आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया। आकस्मिक निधि का वर्णन 267 यानी 267 में कहा गया और 266 में संचित निधि का वर्णन किया गया और 280 में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमिश्नरी का वर्णन किया गया आर्टिकल 280 में। और आर्टिकल 300 में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों के संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। और यह आर्टिकल के जो संपत्ति का अधिकार है जो आर्टिकल 300 के में जोड़ा गया। और आर्टिकल 312 है जो आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया 312 में। और आर्टिकल 315 है जो संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। आर्टिकल 315 में कहा गया कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। आर्टिकल 315 में कहा गया है। और आर्टिकल 324 में कहा गया कि निर्वाचन के अधीक्षण या निर्देशन या नियंत्रण का निर्वाचन आयोग निहित होती है। जो आर्टिकल 324 है जो निर्वाचन का वर्णन करती है। और आर्टिकल 326 में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्य का विधानसभाओं का निर्वाचन किया जाता है जो वयस्क मताधिकार पर किया जाता है जो आर्टिकल 326 में वर्णन किया गया। और आर्टिकल 330 में कहा गया है 330 में कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया। जो लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत कहा गया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी SC ST को जो सीटों का आरक्षण दिया जाता है लोकसभा जो आर्टिकल 330 में कहा गया। और आर्टिकल 331 में कहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है जो 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी है। जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को रद्द कर दिया गया और जो अभी वर्तमान समय में रद्द हुआ है जो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा यह रद्द कर दिया गया है जो आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में वर्णन करती है। आर्टिकल 331 में कहा गया। और आर्टिकल 332 में जो 332वां आर्टिकल है उसमें राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया। जो 332 में राज्य की विधानसभाओं में SC और ST का आरक्षण दिया गया और 330 में लोकसभा में SC और ST का आरक्षण दिया गया और 332 में राज्यसभा में राज्य की विधानसभाओं में SC और ST का आरक्षण दिया गया। और आर्टिकल 333 यानी 333 में कहा गया कि राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को द्वारा रद्द कर दिया गया था। आर्टिकल 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय का वर्णन करती है और जो आर्टिकल 331 में भी आंग्ल भारतीय समुदाय का। और नेक्स्ट है आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन करती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का वर्णन करती है आर्टिकल 338 में। और आर्टिकल 330 के फर्स्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन करती है 338 के फर्स्ट में। और आर्टिकल 338 के खा में कहा गया कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा सकता है आर्टिकल 338 के खा में कहा गया है। और आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों के दशाओं का अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्ति कर सकती है। पिछड़े वर्गों के यानी OBC के लिए दशाओं के अन्वेषण के लिए वो आयोग नियुक्ति कर सकती है आर्टिकल 340 में कहा गया। और आर्टिकल 343 यानी 343 में संघ की राजभाषा यानी हिंदी का वर्णन और देवनागरी का घोषित करती है
जो संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि इसकी देवनागरी है, जो आर्टिकल 343 वर्णन करती है। आर्टिकल 344 में कहा गया है राजभाषा आयोग के बारे में वर्णन करती है, आर्टिकल 344। और आर्टिकल 350 के क में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दिया जा सकता है, जो आर्टिकल के 350 के क में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा कराई जाएगी। और आर्टिकल 350 के ख में कहा गया कि भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी का वर्णन करती है, जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार का संरक्षण देती है, आर्टिकल 350 के ख में। और आर्टिकल 352 है जो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकती है और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, आर्टिकल 352 के तहत। और आर्टिकल 356 में कहा गया कि राज्य में संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में यानी राष्ट्रीय आपातकाल 352 में और राष्ट्रपति शासन 356 में और राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल है जो 360 में और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति वर्णन किया गया है। 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया।